हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में आपका प्यारे बच्चे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप लोग हमारा टॉपिक देख रहे हैं जो कि चल रहा था गुलाम वंश, यानी कि हम लोग एक इतिहास कवर कर रहे हैं जिसे बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे। और यहीं पर आप लोग शॉर्ट में हमेशा याद रखना कि हमारी जो हिस्ट्री स्टार्ट हो रखी है वो मेडिवल है, इसी के बाद मैं मॉडर्न कराऊंगा और उसी के बाद में कराऊंगा आप लोगों को एंशिएंट। यानी बेसिकली हमारी जो हिस्ट्री चल रही है प्यारे बच्चे वो मेडिवल हिस्ट्री चल रही है। और मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत के बारे में। कौन सी दिल्ली सल्तनत सर? जिसमें हम लोग बात कर रहे थे प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है जी। और दिल्ली सल्तनत से पहले मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में बता दिया था, जो कि एक शुरुआत हुई सऊदी अरब से, जो कि एक मक्का नाम की जगह से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, जिसके फाउंडर मोहम्मद हजरत पैगंबर माने गए। और यही धर्म धीरे धीरे भारत में पहुंचने के लिए या भारत में लेकर आने वाला बंदा मोहम्मद बिन कासिम। इसकी स्टोरी और इसकी सारी वीडियोज़ आपको मेरी प्लेलिस्ट की में मिल जाएंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डाल रखा है, बड़े बड़े यूट्यूब थंबनेल में लिखा हुआ है इस्लाम धर्म का उदय, वहाँ पर जाके आपको मिल जाएंगी वीडियोस। और उसी में मोहम्मद बिन कासिम भी मिल जाएगा, महमूद गजनवी भी मिल जाएगा, मोहम्मद गौरी मिल जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाता है दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम लोग पहले वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में मैंने प्यारे बच्चे कल यानी पिछली लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत में चलने वाले 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। यानी दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश चलते हैं उनको याद करने की ट्रिक याद रखोगे, जीके तो सरल लगती है। बस ये ट्रिक याद रखनी है आपको। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश चलते हैं प्यारे बच्चे? तो आंसर देंगे 5 वंश चलते हैं। और पांचों वंशों के नाम याद रखोगे, जीके तो सरल लगती है। अगर कभी पूछा जाए व्हाट इज जी, तो बता देना प्यारे बच्चे, जी स्टैंड फॉर गुलाम डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश को कहते हैं गुलाम डायनेस्टी। के से बोला जाए तो खिलजी डायनेस्टी बता देना, खिलजी डायनेस्टी बता देना प्यारे बच्चे। और कभी पूछा जाए टी से क्या होता है तो बता देना तुगलक डायनेस्टी होती है, तुगलक डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है जी। और पूछा जाए एस से क्या होगा बता देना प्यारे बच्चे, सैयद डायनेस्टी होती है। और एल से होती है लोधी डायनेस्टी। कभी टाइम पीरियड पूछ ले तो बता देना 1206 में शुरू हुआ और 1290 में खत्म होगा गुलाम वंश। उसी के बाद शुरू होगा खिलजी वंश 1290 में और खत्म हो जाएगा 1320 में। यानी 30 साल के अंदर ही पूरा का पूरा खिलजी वंश खत्म। सबसे छोटा वंश भी बोलते हैं। तुगलक आएगा 1320 में और एंड होगा 1414 के अंदर। सैयद आएगा 1414 के अंदर और एंड होगा 1451 में। लोधी आएगा 1451 में और ख़त्म हो जाएगा 1526 में। ये कितने साल चला प्यारे बच्चे? 84 ईयर्स चलेगा। ये 30 साल चला वंश, ये चला आपका 94 ईयर्स, ये चला आपका 37 ईयर्स और ये चलेगा प्यारे बच्चे 75 ईयर्स। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, 1526 था ये, ठीक है जी, ये याद रखना। ये चलेगा आपका 1451 से लेकर 1526 तक। इसको वन समझना, 1451 से लेकर 1526 तक। ये 75 साल चला, ये 37 साल चला, ये 94, ये 30 साल, ये 84। पूछा जाए सबसे बड़ा वंश कौन सा तो आंसर देंगे तुगलक डायनेस्टी। सबसे छोटा वंश कौन सा बता देना, खिलजी वंश। ठीक है जी, यहीं से शुरुआत कर रहे थे हम लोग अपने गुलाम वंश की। और गुलाम वंश के एक राजा हम खत्म कर चुके हैं प्यारे बच्चे। अब यहीं से आगे शुरू करेंगे कि गुलाम वंश के बाद में और कौन कौन से राजा आए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं प्यारे बच्चे, मैंने बात करी थी इससे पहले वाला रूलर जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते हैं प्यारे बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर कभी रूलिंग टाइम पूछा जाए तो बता देना प्यारे बच्चे 1206 से लेकर 1210 तक रहा। इसी के बाद आया प्यारे बच्चे सेकंड नंबर पे जो रूलर था उसका नाम था इल्तुतमिश। कभी पूछा जाए कि सेकंड नंबर का रूलर कौन था, इल्तुतमिश था। सॉरी, कभी पूछा जाए इल्तुतमिश से पहले भी कोई आया था, आप बोलोगे हाँ सर। इल्तुतमिश नहीं आएंगे, इससे पहले लिखोगे आराम शाह, आराम शाह आएगा सर। आराम शाह का रूलिंग टाइम पूछा जाए तो बता देना 1210 में आया था, 1211 तक रहेगा। करीबन करीबन कभी कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं ये 8 महीने से ज़्यादा प्यारे बच्चे टिक ही नहीं पाया, तो इसीलिए 8 महीने का शासनकाल माना जाता है। और हिस्टोरियंस हमेशा यही कहते थे जो राजा 1 साल से ज़्यादा रूलिंग नहीं कर पाया उसे राजा का दर्जा नहीं देते। तो ये 8 महीने के लिए रहा, तो कहीं कहीं किताबों में फिर इसे राजा का दर्जा ही नहीं दिया गया। हिस्टोरियंस का भी मानना था और ऐसा भी मानते हैं। तीसरे बात कौन आया सर? तीसरा आया इल्तुतमिश। कौन आएगा?
इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश का रूलिंग टाइम 1211 में आएगा, 1236 तक रहेगा। इसी के बाद आएगा चौथा रूलर। चौथा रूलर होगा इसी का बेटा, इसी का बड़ा बेटा, जिसका नाम होगा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज बोलते हैं प्यारे बच्चे। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में आएगा और 36 में इसी की बहन इसको मरवा देगी और मरने के बाद इसी की बहन दिल्ली सल्तनत की क्या बनेगी सर? रानी या राजा कह सकते हो, एज अ एम्परर बनेगी। इल्तुतमिश की बड़ी बेटी जिसे नाम दिया गया सर रजिया सुल्तान, यानी बहन किसकी थी? ये रुकनुद्दीन फिरोज की बहन थी, रजिया सुल्तान। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर ये इसका बेटा था? बिल्कुल। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद आती है रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया फंसी गुंडों में। हाउ इज इट पॉसिबल? गुंडों में कैसे फंस गई रजिया? रजिया के बारे में जानेंगे, इसकी अच्छी खासी स्टोरी है प्यारे बच्चे। रजिया सुल्तान के बाद आएगा इसी का भाई बहराम शाह। बहराम शाह आएगा सर रूलर। बहराम शाह आएगा 1240 से लेकर 1242 तक। जैसी सातवां रूलर की बात करेंगे, बहराम शाह के बाद आता है प्यारे बच्चे मकसूद शाह। मकसूद शाह रहेगा इसके बाद। मकसूद शाह का रूलिंग टाइम 1242 से लेकर 1246 तक रहेगा। इसके बाद आएगा आठवां रूलर जिसको बोलेंगे प्यारे बच्चे नसीरुद्दीन शाह। क्या बोलोगे? नसीरुद्दीन शाह। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा रूलर था जो टोपी सिलकर जीवन यापन करता था, टोपी को पहली प्रायोरिटी दी। और ये आएगा 1246 से लेकर 66 तक। टोपी सिल कर जीवन यापन करता था और एक समय के बाद इसी टोपी के चक्कर में बेचारे की मौत हो गई। मारेगा इसको कौन सर? इसी का सेनापति कमांडर जिसका नाम होगा ग्यासुद्दीन बलबन। खतरनाक किस्म का राजा था, गंदी शक्ल लेके पैदा हुआ लेकिन हड्डियां बराबर कर देता था। बलबन का रूलिंग टाइम 1266 से लेकर 87 तक रहेगा सर। 10वां रूलर कौन आएगा? 10वां आएगा प्यारे बच्चे केकूबाद। क्या बोलोगे? केकूबाद रहेगा, जिसका रूलिंग टाइम 1287 से लेकर 90 तक रहेगा। और 11वां रूलर आएगा प्यारे बच्चे क्यूमर्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? क्यूमर्स कहेंगे। 1290 में आएगा और 90 में ही इसकी डेथ हो जाएगी। ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के रूलर्स हैं प्यारे बच्चे। गुलाम वंश के सारे 11 राजा हैं। इसके बाद जब खिलजी में आओगे तो खिलजी में 4 राजा पढ़ेंगे हम लोग। ऐसी तुगलक में आओगे तो उसमें भी 4 राजा पढ़ेंगे। उसी तरीके से सैयद में आओगे तो उसमें भी हम लोग 4-5 राजा पढ़ेंगे। लोधी में आओगे तो उसमें हम 3 राजा पढ़ेंगे। तो ऐसे करके गुलाम वंश के राजा आते चले गए। ठीक है जी। ये पूरे के पूरे क्या हैं सर? दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में आने वाले रूलर्स। हम लोग कौन से रूलर के बारे में पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चे? ऐबक के बारे में खत्म कर चुके हैं। और जिसने नहीं देखी है वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की सारी हिस्ट्री मैंने उसके अंदर प्यारे बच्चे बता रखी है, आप जाके चेक कर लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ही माना जाता है सर गुलाम वंश का फाउंडर। मैंने इसकी स्टोरी बताई थी, बेचारी की फैमिली बहुत गरीब थी, तो ऐसा बताते थे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने बहुत जोर लगाया था और उसी के बाद ऐसा बताते थे कि ऐबक ने कई सारी चीज़ों की स्थापना भी करी। ऐबक जो था बेचारा पैदाइशी गुलाम नहीं बना, इसकी फैमिली कंडीशंस की वजह से इसके माँ बाप ने एक राजा को बेच दिया था इसको, जिसका नाम था मिर्ज़ा अजीज़ कोका। और उसी मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने इसे गुलामों की बाज़ार में खड़ा किया और गुलामों की बाज़ार में इसको सबसे पहला राजा खरीदने वाला मोहम्मद गौरी। इसी वजह से गुलाम किसका बन गया प्यारे बच्चे? मोहम्मद गौरी का बन गया। और वहीं से इसने काम करना शुरू किया, छोटे लेवल पे काम किया। घोड़े घिसता था, घोड़े क्यों धोता था, घोड़ों को चारा देना, खिलाना पिलाना, सारी देख रेख घोड़ों की। काम अच्छा लगा, मोहम्मद गौरी का प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन करने के बाद दे दी आमिर ए आखूर की उपाधि, आमिर ए आखूर का टाइटल दिया, इसीलिए सुपरवाइजर बन गया। पहले खुद घोड़े धोता था, अब ये घोड़े धुलवाता है दूसरों से। इसकी मतलब क्या होगी? एक इमेज अच्छी बनने लग गई। मोहम्मद गौरी के नज़रों में इतना अच्छा बन गया कि मोहम्मद गौरी का सबसे प्यारा गुलाम बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी वजह से ऐसा बताते हैं कि जब मोहम्मद गौरी मरा तो मोहम्मद गौरी की याद में ही इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है जी। तो ऐसे ही बताते हैं कि जो ऐबक नाम का राजा था इसने कई सारी चीजें भारत में लेकर आया। जब ये राजा बना, वैसे तो राजा बनता नहीं, इसने गुलाम वंश की सिर्फ स्थापना करी थी। कभी आप बोलो कि सर ये गुलाम वंश का राजा पहला राजा माना जाता है, आप बोलोगे नहीं सर ये राजा नहीं था, इसने हमेशा अपने आप को कभी राजा माना ही नहीं। ये कहता है मैं जिंदगी भर गुलाम हूं और मोहम्मद गौरी का ही गुलाम रहूंगा। भले ये गुलाम वंश मैंने बनाया है, लेकिन इस गुलाम वंश के हमेशा ये गुलाम वंश उन्हीं लोगों को इंडिकेट करता है जिन्होंने मुझे पाल पोस कर आज ऐसी कंडीशन में खड़ा किया। यानी वो डेडिकेट करते थे गुलाम वंश को, किसको? मोहम्मद गौरी को। इसी वजह से ऐसा बताते हैं ऐबक ने
कई सारी चीज़ें करी। जैसे इसने गुंबद कला बनाई, भारत में गुंबद जैसी चीज़, भारत में मेहराब लेकर आ गया, ये मेहराब कला का विकास किया। भारत में 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया। भारत में पहली मस्जिद इस बंदे ने बनवाई जिसको बोलते हैं कुव्वत-उल-इस्लाम। भारत के अंदर इसी ने बनवाया प्यारे बच्चे क्या चीज़, इसी ने कुव्वत-उल-इस्लाम कुतुब मीनार की स्थापना भी करने वाला प्यारे बच्चे पहला बंदा ये था। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसने जो कुतुब मीनार की स्थापना की थी वो बख्तियार खिलजी की याद में की थी। बख्तियार खिलजी कौन था सर? बख्तियार खिलजी इसके गुरु थे। और उसी बख्तियार खिलजी ने क्या किया, एक कुछ समय की बात है, बख्तियार खिलजी पड़ गया था बहुत खतरनाक बीमार। ऐसे बताते हैं बख्तियार खिलजी को इसलिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि इसने भारत की ऐसी प्राचीन शिक्षा संस्थान को जला दिया जो कि भारत का सबसे बड़ा शिक्षा दानवीर था, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सर क्या चीज़, नालंदा यूनिवर्सिटी। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा अमाउंट का ज्ञान रखती थी, विदेश के लोग यहाँ से ज्ञान लेते थे हमारे भारत से, उसी यूनिवर्सिटी को जला दिया था इसी के गुरु यानी कि बख्तियार खिलजी ने। आखिर क्या रीज़न था, एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे लिखा होगा वाई डिस्ट्रॉय बख्तियार खिलजी यूनिवर्सिटी, ऐसे करके एक वीडियो मैंने डाल रखी है। आप वहाँ पर जाके पूरी स्टोरी डिटेल में सुन सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आखिर क्यों जलाया। वो पूरी स्टोरी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। उसी वीडियो के अंदर वाई द डिस्ट्रॉय, या कह सकते हो वाई द बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी, वो थंबनेल से आपको पता लग जाएगा कि आखिर उसके पीछे का राज क्या था। पूरी डिटेल में देना प्यारे बच्चे ये तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। बख्तियार खिलजी ने इसलिए जलाया क्योंकि बख्तियार खिलजी कुछ समय के लिए बीमार पड़ गया, बहुत तगड़े लेवल पे बीमार पड़ा, तो बहुत सारे हकीम लोग उसको इलाज करने के लिए आए और भारत में कितने सारे हकीमों ने उसको इलाज करने की कोशिश की, लेकिन बख्तियार खिलजी के हालत में कोई सुधार नहीं। तो किसी एक बंदे ने उसको सजेस्ट किया कि आप एक बात मानो मेरी, तो एक मेरी बात मानो कि एक बंदा है जो आपको ठीक कर सकता है। तो बख्तियार खिलजी कहता है बताओ कौन बंदा है जो मुझे ठीक कर सकता है, मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो कहते हैं महाराज आपको ठीक तो कर देगा लेकिन आप उससे इलाज नहीं करवाओगे, लेकिन आप इतना मुझे पता है। कहते हैं नहीं तुम बुलाओ तो सही, मैं क्यों नहीं इलाज कराऊंगा। कहते हैं ठीक है मैं बुला तो दूंगा, लेकिन उनका नाम राहुल श्रीभद्र है और वो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अच्छे खासे ज्ञानदाता हैं और एक तरीके के वैद्य हैं। कहते हैं कौन से धर्म का हूँ, कौन सा है उनका, कहता है हिंदू धर्म के हैं। कहते हैं फिर मैं नहीं इलाज करवाता, मेरे को कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बंदे से मैं कभी इलाज नहीं कराऊंगा जो गैर धार्मिक इंसान हो। ये चाहते थे सिर्फ मुस्लिम बंदा ही इनकी इलाज कर सके, लेकिन ये किसी गैर धार्मिक इंसान से इलाज करवाना पसंद नहीं करते थे। तो जैसे ही उसने मना किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी हालत बिगड़ने लग गई। इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि इनको मजबूरन उस बंदे को बुलवाना पड़ा। उस बंदे ने जैसे वो आया राहुल श्रीभद्र इनको इलाज के लिए, तो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने कहा कि मेरी पहली कंडीशन ये है कि आप मुझे बिना छुए इलाज करोगे। दूसरी कंडीशन है आप मुझे जो दवाई दोगे वो मैं नहीं खाऊंगा। तीसरी कंडीशन है कि आप मुझे किसी भी तरीके से हाथ नहीं लगा सकते, इस तरीके से आप मेरे को इलाज कर सकते हो तो मैं वो मंजूर है। तो राहुल श्रीभद्र सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं इलाज भी कर दूं और वो भी बिना छुए बिना दवाई दिए, कैसे पॉसिबल है। तो राहुल श्रीभद्र के दिमाग में आइडिया आया कि चलो ठीक है कोई नहीं, आप जैसा बोलते वैसे। तो राहुल श्रीभद्र ने क्या बोला कि उनको थोड़ा जांच वांच करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम कीजिए कि आपका इलाज बहुत अच्छे से होगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बट आपको एक मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं ना आपको छूंगा ना मैं आपको दवाई दूंगा, फिर भी आपको एक तरीके से ठीक कर दूंगा। कहते हैं चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या उपाय है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करें, आप अपने पूरे धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र किसको मानते हैं। तो कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, कुरान। कहते हैं ठीक है आप उसी कुरान के पन्ने को पढ़ते जाइए और धीरे धीरे आप उसी कुरान के ज़रिए ठीक हो जाएंगे। तो बख्तियार खिलजी कहता है ये बात थी तो मैं पहले ही कर लेता। कहते हैं नहीं अब करना, अब बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। वो उन्होंने करना शुरू किया, तो जितने पेजेस पढ़ते थे हर दिन उनकी हालत में सुधार आता चला गया। इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि किसी गैर धार्मिक इंसान ने मेरी मदद की, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सर कुरान पढ़ते इंसान ठीक हो गया। उसका रीज़न ये था कि जो राहुल श्रीभद्र थे उन्होंने कुरान के हर पन्ने पे दवाई लगा दी थी, ऐसे लेप, दवाई हर एक तरीके से हर एक पेज पे लेप लगा दिया था दवाई का। और
कोई पन्ना पढ़ता है तो ऐसे पढ़ने के बाद ऐसे मुंह में लगा के पेज को फिर पढ़ता है, तो उसके ज़रिए उनके मुंह में दवाई जाती थी, और जैसे जैसे दवाई चलती गई वैसे वैसे वो ठीक होते चले गए। जब ठीक हो गए तो उनको इस बात पे गुस्सा ज़्यादा आया कि किसी गैर धार्मिक इंसान ने मुझे कैसे ठीक किया, आखिर इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा है इनके पास, इतने ज़्यादा ज्ञानी कैसे हो रहे हैं गैर धार्मिक लोग। तो किसी ने बताया कि महाराज इनको सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है इनके पास नालंदा यूनिवर्सिटी, उसी की वजह से ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। कहते हैं फूंक देंगे ऐसी यूनिवर्सिटी को जो हमारे धर्म को गिराए। इनने क्या की, आग लगा दी जाके, 90 दिन तक और 90 लाख किताबों को जलाया था इसने। 90 डेज तक आग लगी जली और उसी की वजह से ये यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी। ऐबक जी महाराज जो थे, इन्हीं के मरने की याद में, क्योंकि जब इसने यूनिवर्सिटी में आग लगाई खुद भी चपेट में आ गया आग की और जल गया पूरी तरीके से। ऐबक बहुत रोया, कहता है मेरा गुरु मारा गया, जल गया। तो इसी के चक्कर में इन्होंने, ऐबक ने क्या किया, कुतुब मीनार की नींव रख दी, नींव रखी और उसको धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करता चला गया। ठीक है जी। वो भी काम किसने किया सर? ऐबक ने। एक दिन क्या हुआ, घोड़े से खेल रहा था, घोड़े से कह रहा हूँ, चौगान खेल रहा था घोड़े पे बैठ के। चौगान खेलते खेलते पलट गया और वहीं पे जाके 1210 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु। इसी के बाद बने गद्दी पे बैठेंगे आराम शाह। आराम शाह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं सर। आराम शाह आएगा 1210 से लेकर 1211 तक। ऐसा बताते हैं कि आराम शाह जो था वो इंडिया के लाहौर में, क्योंकि मैंने आपको उस समय बताया था कि इन्होंने सबसे पहली कैपिटल अपनी लाहौर बनाई थी और आर्म्ड कैपिटल बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय इसी जगह पर, लाहौर आपका पड़ता है सिंध में, तो उसी सिंध में आराम शाह क्या कर रहा था, इसी गद्दी पे जाके बैठ गया। जैसे ही बैठ गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना गुलाम किसको बना रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कभी आपसे पूछा जाए हु इज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक तरीके से गुलाम तो था ही, लेकिन इसने भी अपना गुलाम बना रखा था। मतलब इन्होंने क्या कर रखा था, खुद ये गुलाम है मोहम्मद गौरी का, और इसका भी एक गुलाम था। वो कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहां पर था उस समय सर? ये था उत्तर प्रदेश के बदायूं नाम के जिले में। कौन सी जगह पड़ती थी यहाँ पे? बदायूं। तो बदायूं में कौन था सर? इल्तुतमिश हुआ करता था, एक राजा, बड़ा खतरनाक। इल्तुतमिश यहीं का राजा हुआ करता था। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे इसको खबर लगी कि मेरे जो राजा हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक पॉलिसी बनाई थी। इन्होंने बोला था कि गुलाम मंच की गद्दी पे सिर्फ वही बंदा बैठ सकता है जो खुद भी क्या हो, एक गुलाम हो। एक रूल एंड रेगुलेशन था, जैसे ये गुलाम है तो ये बैठे, अब इनके गुलाम जो होंगे वो ये बैठेंगे। लेकिन आराम शाह बैठ गया इसकी गद्दी पे जाके। आराम शाह कोई गुलाम नहीं था, आराम शाह था इनका बेटा, तो इसी चक्कर में जाके बैठ गया। कहता है कि मैं दिल्ली सल्तनत का राजा बनूंगा। इल्तुतमिश को खबर लगी, इल्तुतमिश ने फरमान लिखा, बड़ा सा मैसेज। कहता है महाराज ये जो दिल्ली की गद्दी देख रहे हो ना आप, ये दिल्ली की गद्दी शराफत से छोड़ दीजिए, है ना, प्यार से बोल रहा हूँ, शराफत से छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर मैं एक तरीके से ऐसा बन जाऊंगा जो ना आपको पसंद आएगा ना आपके लोगों को। कहता धमकी देता है, वो भी बड़ी प्यार से धमकी दे रहा है, तो मुझे जीत लोगे तुम तो मुझे। लेकिन जब ऐसी बात हुई तो इल्तुतमिश ने बोला कि महाराज इस गद्दी को छोड़ दीजिए और इस गद्दी पे अधिकार मेरा है बैठने का। शायद आप ऐबक के पॉलिसी को भूल गए हैं। ऐबक ने एक नीति बनाई थी और उन्होंने कहा था गुलाम मंच पे वही बंदा बैठ सकता है जो खुद भी गुलाम हो, और आप इस नीति के आधार पर कोई गुलाम नहीं हो। आप अगर गुलाम होते तो मैं आपसे लड़ता नहीं, लेकिन आप गुलाम वंश के गुलाम नहीं हो तो इसलिए आप नहीं बैठ सकते। ये अड़ गया, कहता नहीं तू मुझे हटा के तो दिखा, तेरे में इतना दम है। कहता हटाने के लिए तो मैं भी सेना लेके पहुंच जाऊंगा, आपको खींच के हटा दूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि हमारे बीच में किसी तरीके का विवाद हो। कहता विवाद तो अब होगा, जब बात आई गई है गद्दी की तो मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूं, क्या तेरे में दम है इतना? कहता है इल्तुतमिश ये कहता है मानेगा नहीं। ये अपनी सेना उठाई, बदायूं से लेके भागा। ये जैसी बदायूं से लेके भागा, ये अपनी सेना लेके यहां से आए लड़ने के लिए। ये दोनों पंजाब के एक रास्ते में मिल जाते हैं, जो कि पंजाब का एक जगह पड़ता है जिसे बोलते हैं चाड़, कहीं कहीं लिखा होता है चूड़, ठीक है जी, और कहीं कहीं लिखा होता है चाड़। तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है चाड़, इसी को बोला गया सर बैटल ऑफ चाड़ के नाम से। इसी को कभी कभार क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ चाड़ भी बोलते हैं। इसी बैटल ऑफ चाड़ के अंदर क्या हुआ सर, इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में इल्तुतमिश ने गर्दन पे ही मार दिया किसके, आराम शाह। आराम शाह खत्म हो गया सर। आराम शाह जैसे ही मरा, दिल्ली सल्तनत का नया राजा किसको बनाया गया, इल्तुतमिश। गद्दी पे बैठ गया इल्तुतमिश। कौन बैठेगा सर, अब आएगा गद्दी पे इल्तुतमिश। सर आराम शाह से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता, अरे ये बना ही कितने साल के लिए था, कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं इससे। अब बात आती है सर किसकी, इल्तुतमिश की। बड़े ध्यान से समझते चलेंगे प्यारे बच्चे। इल्तुतमिश राजा बनेगा अब,
इल्तुतमिश जैसे राजा बनता है तो रूलिंग टाइम इसका लिखेंगे 1236 में आएगा, सॉरी 1211 में आएगा और 1236 तक रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स तक रूल किया इस बंदे ने। कितने साल सर? 25 साल। 25 साल रूल कर रहा है सर कौन? इल्तुतमिश। 1211 में आएगा, 1236 में जाएगा सर। 36 में महाराज जी गायब होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इल्तुतमिश जो है सर, इसे दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है? तो आप आंसर देंगे इसे दिल्ली सल्तनत का असली राजा इसी को कहा गया सर। ठीक है जी, दिल्ली सल्तनत का जो रियल स्लेव ऑफ डायनेस्टी का रूलर है इसी को बोला गया था सर किंग, द रियल किंग ऑफ या द रियल एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का असली राजा जो बना था इल्तुतमिश बना था। स्थापना करता है सर गुलाम वंश की ये, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक राजा इसी को बोला गया। कभी पूछा जाए सर गुलाम वंश का वास्तविक राजा कौन बना, वास्तविक मतलब जो रियल रूलर था वो कौन बनेगा सर? तो इसका आंसर दोगे वास्तविक राजा जो बना वो बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने आप को राजा घोषित किया। सर आराम शाह नहीं बन पाया? आराम शाह तो बनता तब जब ये 11 से 12 तक की रूलिंग कर लेता, या 8 महीने से ज़्यादा की, या कम से कम 1 साल की रूलिंग करता, तब आराम शाह पहला राजा माना जाता। लेकिन महाराज जी 8 महीने से पहले ही बिखर गए। जब इंसान 8 महीने या 1 साल से पहले बिखर जाता है तो उसे राजा का टाइटल नहीं देते। ये राजा इसलिए नहीं बना क्योंकि इसने अपने आप को राजा बनाने की कोशिश ही नहीं की। इसने कहा मैं जिंदगी भर गुलाम हूँ, गुलाम बन के रहूँगा। लेकिन इसने बोला नहीं नहीं जी, ऐसा थोड़ी ना होता, मैं तो राजा बनूंगा, मेरा तो सपना था, मैं तो बनूंगा राजा। इल्तुतमिश ने क्या किया? गुलाम वंश का बना प्यारे बच्चे वास्तविक राजा। इसी को बोला जाता है सर गुलामों का गुलाम। क्या बोलते हैं इसको? इसी को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम क्यों बोला गया सर? देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन रहा सर? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन रहा सर? इल्तुतमिश। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन सर? ऐबक। और ये रहा गुलाम, इसी गुलाम का कौन है सर? ये गुलाम है। तो इसीलिए क्या बोलते थे? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश क्या बना सर? गुलाम का गुलाम बना था, इसी वजह से इसको नाम दिया गया गुलामों का गुलाम। ऐसा बताते थे कि ये जो राजा होते थे ना, जैसे मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी को इसका काम बड़ा अच्छा लगा था। तो काम जब अच्छा लगता था तो यही राजा लोग अपने गुलामों से अपनी बेटियों की शादी करवा देते थे। तो ऐबक भी महाराज की किस्मत चमक गई, कहता मोहम्मद गौरी की बेटी मिलेगी, अरे वाह बहुत बढ़िया। इसने क्या किया? इसने मोहम्मद गौरी के सामने इतनी पॉजिटिव इमेज बना ली कि इसकी बेटी ने क्या किया, या कह सकते हो कि मोहम्मद गौरी ने खुद ही अपनी लड़की की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से करवा दी, मतलब अपने ही गुलाम से करवा दी। और यही काम करता है ऐबक। ऐबक कहता है कि जी मेरी बेटी जो होगी वो भी एक तरीके से आगे चल के गुलाम की बेटी से या गुलाम से शादी करवाऊंगा। तो इसने भी अपनी शादी, या कह सकते हो अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कराई थी। ठीक है जी। और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक दामाद था मोहम्मद गौरी का, इल्तुतमिश दामाद बना कुतुबुद्दीन ऐबक का। यानी पहले गुलाम थे, बाद में दामाद बन गए। तो कभी आपसे पूछा जाए क्या सर ये मोहम्मद गौरी का दामाद था, आप बोलोगे हाँ सर। कौन सर? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद भी रहा। इल्तुतमिश क्या था सर? इल्तुतमिश भी क्या रहेगा? मोहम्मद गौरी का, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बनेगा। ये दामाद भी बना, सन इन लॉ बनते जाते थे, ये सन इन लॉ, मजे की जिंदगी जीते थे ये लोग। ठीक है जी। कहानी याद रखना, ये अपने गुलामों से इसलिए शादी करवाते थे क्योंकि इनको पता था कि अगर हम किसी अपने बराबरी के राजा से करवाएंगे तो वो हमारी बेटी पे रौब जमाएगा, हो सकता है कि उसको प्रेशराइज करे, मारे पीटे, क्योंकि बराबर का दर्जा रहेगा तो कोशिश भी करेगा ऐसी ऊट पटांग चीज़ें करने की। तो अपनी बेटी को लेके बड़े इनसिक्योर होते थे, सोचते थे कभी नीचे दल वालों से अगर हम शादी करवाते हैं तो उसकी हिम्मत नहीं होगी हमारी बेटी को छूने की, उल्टा सीधा करने की, वो वैसे ही हमारा गुलाम है, वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारी बेटी का। इसी वजह से ये लोग नीचे वाले हिस्सों से शादी करवाते थे, है ना। चलिए बेटे आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है सर इल्तुतमिश के अंदर बात करते हैं। इसी बंदे ने पहला काम किया सर, ये जो गुलाम वाली नीति है ना इसे खत्म कर दी। कहता है भाई ये गुलाम वाला जो नीति है इसे तो खत्म करूंगा, पहले गुलाम वंश की पॉलिसी खत्म करी। कहता है नहीं, आज के शासन में जैसी दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे बैठा, गद्दी पे बैठने के बाद यूं यूं उंगलियां हिलाते थे ये राजा, यूं। कहते हैं आज मुनादी ये करवाओ कि गुलाम वंश की एक क्या होगी, एक नई पॉलिसी का उदाहरण किया जाएगा। कहते हैं कौन सी पॉलिसी महाराज? मुनादी करवाई जाए पूरे के पूरे प्रजा में कि गुलाम वंश के अंदर अब गुलाम नहीं बैठेगा,
अब उसके फैमिली का कोई भी सदस्य बैठ सकता है। यानी गुलाम वंश के इस रूल्स पॉलिसी को कि गुलाम को गुलाम ही संभालेगा, यानी खुद एक गुलाम होना चाहिए, वो पॉलिसी बनानी थी। तो इस पॉलिसी को जो ऐबक ने शुरू की थी, उस पॉलिसी पे इसने क्या लगा दी? बैन। इसने कहा नहीं, आज के बाद गुलाम वंश का ये रूल नहीं होगा कि उसे गुलाम बैठेगा उस पर, अब उसके फैमिली का कोई भी सदस्य बैठ सकता है। तो इसी ध्यान में रखते हुए इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने तीनों बच्चों को अपने दरबार में बुलाया। एक बच्चे का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, एक बच्चे का नाम था रजिया सुल्तान, एक बच्चे का नाम था बहराम शाह, एक बच्चा और था इसका जो मर चुका था, ठीक है जी। एक बेटा और था इसका जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी याद में ये बनाएगा सुल्तान गढ़ी का मकबरा, ठीक है जी। तो ऐसा बताते थे रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, ये दोनों को, ये तीनों को मुनादी करवा के पूरे दरबार में बुलाया गया। आपको पता होगा इनके दरबार इतने बड़े बड़े होते थे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। उन्हीं दरबार में इनको मुनादी करके बुलाया गया। मुनादी का मतलब होता है जस्ट एन अनाउंसमेंट करके बुलाया गया। एक दरबारी अनाउंस करता था, ऐसे अनाउंसमेंट करते थे, खबरदार, होशियार, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह जहां कहीं भी हों, इल्तुतमिश के दरबार में पधारने का हुक्म है, प्लीज पधारिए। प्लीज नहीं बोलते थे प्लीज नहीं बोलते थे, ये बोलते थे सर पधारिए। तो सब आते थे, फिर ये सब आए। तो इन्होंने बोला जी हुजूर बताइए क्यों बुलाया गया हमें दरबार में। तो उसी समय इल्तुतमिश कहता है कि आज एक मुनादी करवाने जा रहा हूं। तो उनके एक दरबारी होते थे, दरबारी से बुलवाया जाता था। कहते हैं बताइए क्या सी मुनादी होगी। तो दरबारी बोलता है कि आज के इल्तुतमिश के अकॉर्डिंग ये बात रखी जा रही है पूरे के पूरे प्रजा के अंदर कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो महाराज थे गुलाम वंश के, उनकी बनाई हुई पॉलिसी का आज से अंत किया जाता है और यहीं पर अनाउंस किया जाता है, मुनादी करवाई जाती है कि इल्तुतमिश के मरने के बाद पूरी दिल्ली सल्तनत को कौन संभालेगा। तो सारे लोग कान खड़े, कहते हैं कौन आएगा भाई, कौन आएगा इल्तुतमिश के बाद। तो इनके आधार पर सभी को, अब इनको सबसे ज़्यादा लग रहा था कि रुकनुद्दीन फिरोज बनेगा या तो बहराम शाह, क्योंकि सभी को इतनी उम्मीद होती थी, क्योंकि फीमेल को कोई नहीं बैठाता था कैंडिडेट के रूप में गुलाम वंश की या किसी भी सिंहासन की गद्दी पे। तो इन दोनों के कान खड़े हैं, या तो मैं या तो ये। अब ये इसी बात से डर रहे थे कि कहीं मेरा भाई ना बन जाए, कहीं मेरा भाई ना बन जाए। तो इसी पॉलिसी के आधार पर हम अनाउंस करना चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की अगला शासक या शासिका कौन बनेगी। तो सभी लोगों से बोला गया बताइए आपका क्या कहना है प्रजा लोग। सब ने आवाज़ उठाई जी रुकनुद्दीन फिरोज बनेगा। आधे कहते हैं बहराम शाह, आधे कहते हैं बहराम शाह। इन सभी लोग इन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बना कौन? कहते हैं आप सभी गलत हैं, यहाँ पर बनेंगे रजिया सुल्तान। सब चुप। कहते हैं रजिया सुल्तान ये नहीं हो सकता, हम किसी लड़की के कंडर में काम करें ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। रजिया सुल्तान को ऑफिशियली अनाउंस करवा दिया उसके पिता ने। कहते हैं मेरे मरने के बाद दिल्ली सल्तनत की अगली सुल्तान बनेगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बड़ी खुश। ये महाराज जी एक दूसरे को देख के बिल्कुल अंदर से ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्रेशन ही गंदे, मतलब एक तरीके से बाहर खुशी, अंदर एक तरीके से मारने की प्लानिंग। ऐसा काम कौन कर रहे हैं सर? ये दोनों भाई अपनी बहनों को देख रहे, कह रहे भाई रक्षाबंधन से पहले इसका ताम तमाम करना पड़ेगा, दोनों को मार देंगे, इसको मार देंगे रजिया सुल्तान को। ऐसी प्लानिंग करके बैठे हैं महाराज। उसी के कुछ समय बाद ऐसा बताते हैं कि इदी इल्तुतमिश ने क्या किया सर? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में सन 1215 के अंदर, 1215 के अंदर सर यहीं पर होगा थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड बैटल ऑफ तराइन होगा प्यारे बच्चे। ये थर्ड बैटल ऑफ तराइन में क्या था, बड़े ध्यान से समझते हैं। ऐसा बताते थे कि जो सपोज करो ये इंडिया है, इसी इंडिया के जस्ट बगल से एक बंदा भारत से गुजर रहा था, जिसका नाम था सर कौन? जिसका नाम था यल्दोज। यल्दोज जब गुजर रहा था तो इसकी नज़र भारत पे पड़ गई। कहता है यार ऑलरेडी मेरे पास काबुल कंधार है, लेकिन मैं काबुल कंधार से इतना खुश नहीं हूँ जितना मुझे भारत मिल जाता। ये भारत की प्रतीक्षा करने की कोशिश कर रहा था। ये सोच रहा था भारत मिल जाता तो नहले पे दहला, लेकिन इसके दिमाग में आया कि यार भारत के लिए मुझे यहाँ के राजा इल्तुतमिश से लड़ना पड़ेगा। इल्तुतमिश से लड़ने की औकात नहीं थी महाराज की, सेना कम थी, डर भी रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। कहते हैं कुछ नहीं, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। ये चला गया, जैसे ही गया हो गई बैटल ऑफ तराइन। यही बैटल ऑफ तराइन में क्या हुई सर? यल्दोज के साथ भिड़ गया। कौन सर? यल्दोज के साथ भिड़ेगा। यल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश। खींच के मारा गुद्दी पे हार गया ऑल द टाइम।
वहीं पे कौन हारा सर? इल्तुतमिश का, या कह सकते हो यल्दोज हार जाएगा। कौन डिफीट होगा सर? यल्दोज हारेगा। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? यल्दोज हारेगा। ठीक है जी, ये बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे। चलिए, यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं सर। इसी के बाद थर्ड बैटल ऑफ तराइन के अंदर सर नतीजा कुछ निकला, इल्तुतमिश जीत गया। और कैसा नतीजा जी है? और क्या नाच गाना करेगा, मुजरा करेगा ये है? ये सारे काम तो कर रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है जी, तो खुश तो बहुत हुआ इल्तुतमिश। यल्दोज ने क्या किया? यल्दोज हार गया इसी कंडीशंस में। हारने की बात क्या होता है सर? इल्तुतमिश ने क्या कर ली सर? धूम मचा दी, ये जीत गया उसी समय। ऐसा बताते हैं उसी कंडीशंस के बाद 1215 के बाद। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश ने सबसे पहले जब राजा की उपाधि धारण की थी, जैसे ही गद्दी पे बैठा था 1211 में, सबसे पहला काम इसने क्या किया था? कैपिटल को लाहौर से दिल्ली लेकर आ गया था ये, और अपनी कैपिटल इसने एक्चुअल में दिल्ली बनाई थी। तो कभी पूछा जाए कि सर लाहौर से कैपिटल दिल्ली कौन लेकर आया, तो लाहौर से कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली। कभी पूछा जाए तो आंसर देंगे प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश ने दिल्ली लेकर आया था ये। उसी के बाद बात करते हैं सर 6 साल के बाद 1221 के अंदर। कब? 1221 के अंदर। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा क्या होता था सर? मंगोलिया क्षेत्र बोलते थे इसे, मंगोलिया। और मंगोल क्षेत्र में पता है कौन रहते थे? मंगोल के क्षेत्र में रहते थे मंगोल्स। मंगोलिया क्षेत्र में रहते थे मुंगेल। कौन रहते थे सर? मुंगेल। और मुंगेलों का एक राजा था जिसका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन नाम था इसका, और फुल नाम बोले तो शमसुद्दीन चंगेज खान बोलते थे इसको। इसका जन्म होता है 1161 एडी के अंदर। बड़ा खतरनाक राजा था। कहते हैं मुंगेलों की सेनाओं में सबसे खतरनाक राजा ये था। हाइट छोटी थी, गिट्ठा था, पावर इतनी गंदी लेके चलता था, करोड़ों की सेना, लाखों की सेना लेके एक साथ चलता था ये। और ऐसा बताते थे पूरे के पूरे चाइना के अंदर धूम मचा रखी थी इस बंदे ने। इससे लड़ने की ताकत किसी राजा में नहीं थी, यहां तक कि भारत के लोगों के राजाओं की हाथ पैर कांपते थे इससे लड़ने में। एक दिन गलती से एक कांड हो गया इनके शमसुद्दीन चंगेज खान के यहाँ पे। तो ऐसा बताते हैं चंगेज खान का एक भाई था, तो उसके भाई ने क्या किया, किसी वेपन्स के चक्कर में, कारतूसों के चक्कर में कुछ हेरा फेरी कर रहा होगा। उसी हेरा फेरी के चक्कर में क्या हुआ, एक बंदा था जलालुद्दीन मकबरनी नाम का। जलालुद्दीन मकबरनी नाम का था। इस बंदे ने क्या किया, इसकी बहस हो गई किससे? इसी के चंगेज खान के भाई के साथ। चंगेज खान के भाई के साथ जब बहस हो गई तो इसी बहस में जलालुद्दीन मकबरनी ने इसकी हत्या कर दी। जैसी मार दिया, तब बाद में इसको महसूस हुआ कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जिसके भाई को मारा है अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जलालुद्दीन मकबरनी ने गलती से इसकी हत्या करी, तो उसी चक्कर में चंगेज खान को ये बात पता लग गई। पता लगी तो ये बंदा सोच रहा है इससे पता लगने से पहले अगर मैं नहीं भाग पाया यहाँ से तो ये मेरी हत्या कर देगा। जलालुद्दीन मकबरनी अपने भागने की प्लानिंग करने लगा। इसने सोचा कि अगर मैं ऊपर दिशा में भागता हूँ तो पूरा ही मंगोलिया क्षेत्र है, और पूरे मंगोलिया में राज कौन कर रहा है? शमसुद्दीन चंगेज खान। मारा जाऊंगा अगर इस दिशा में भागूंगा। बचाने का एक ही तरीका है मेरे पास कि मैं उल्टी दिशा में भागूं। उल्टी दिशा मतलब सर भारत की ओर भागूं। यहीं पर मेरे को एक भारत का राजा बचा सकता है, और यही मेरे पास समय है। तो अपने आप को बचाने के लिए इंडिया की तरफ ये भागा। जैसे ही इंडिया की तरफ भागा तो इंडिया के बॉर्डर पे आकर रुक गया। यहीं पर एक फरमान जारी किया इल्तुतमिश को। कहता है महाराज प्लीज मेरी हेल्प करो, एक बड़ा खतरनाक किस्म का राजा मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी हत्या कर सकता है, और मैं सिर्फ आपसे इतनी सी दुआ मांगता हूं कि आप मेरी प्लीज हेल्प करें। इल्तुतमिश राजा था भारत का, तो इसने कहा ठीक है, आप कहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी हो, आप मुझे वहीं पर एक तरीके से तार भेजिए, मैं वहीं पर आपकी मदद करूँगा। इल्तुतमिश ने कहा कि आप कहाँ पर हैं? कहता है मैं भारत के सिंध इलाके के आसपास पहुँच रहा हूँ, उसी के आसपास या कह सकते हो आपके बिल्कुल सीमा क्षेत्र पे खड़ा हूँ। तो इसने कहा ठीक है आप वहीं रुकिए, मैं अपने सेनापतियों को भेजता हूँ, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। ये जैसे ही भेज रहा था उतने में एक सेनापति बोलता है, कहता है महाराज मत कीजिए ऐसा काम, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है। आपने क्या बताया उस बंदे ने? उसने बोला कि वो सिंध क्षेत्र के आसपास या कह सकते हो वो बॉर्डर यानी कि मंगोलिया बॉर्डर के पास से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सर वो मंगोलिया क्षेत्र पूरा चंगेज खान के अंडर में आता है, और ये अगर वहाँ से भाग के आ रहा है तो कोई कांड करके आया होगा, और उसकी अगर आप मदद करते हो तो चंगेज खान अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है महाराज, मार देगा, पूरे भारत को शमशान बना देगा, आपकी तो गर्दन ऐसे काटेगा जैसे कीमा बन रखी हो आपकी गर्दन। इसीलिए महाराज छोड़ दो उस बंदे को, मरने दो। कहता है नहीं, हमारे शान के खिलाफ होगा अगर हमने किसी की मदद नहीं की। कहते हैं फिर कटो जाके, मर जाओ फिर।
हमको क्या है, हम नहीं करते तुम्हारे यहाँ नौकरी, हमें थोड़ी ना जान गंवानी है। अगले के पास 2-3 लाख की सेना लेके घूमता है, तुम 80,000 भी नहीं लेके जाओ, पढ़ पा रहे हो, पीट देगा मैं अच्छे से, मैं नहीं करता काम कुम। आधी सेना पीछे हट गई, कहते नहीं ठीक है जाने दो उसको, मरने दो। आया चंगेज़ खान, यहीं से मार के चला गया, इसको मार के वापस चला गया, भारत में एंट्री नहीं मारी। तो याद रखना, कभी पूछा जाए कि 1221 में भारत में एंट्री करने का टाइम किसका रहा सर, मुंगेल का अटैक हुआ था इस पे, मुंगेल्स का अटैक। भारत में मुंगेल कब एंट्री करेंगे सर, चंगेज़ खान लोग कब एंट्री मारते हैं, 1221 में। जब ये वापस गया ना, तो अपने भाई का दुख इसके मन में इतना ज़्यादा था कि इसने अपनी सारे भाई का दुख अपनी प्रजा पे उतारना शुरू किया। अपनी प्रजा को मारता था, बहुत गंदा मारता था ये, इतना पीटता था कि प्रजा रो रो के परेशान हो जाती थी। प्रजा मन में दुआएं देती थी, भगवान ऐसा कुछ हो जाए कि ये चंगेज़ खान नाम का राजा हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। बददुआएं, मारपीट, ऐसा काम करता था, बहुत गंदा। तो प्रजा बहुत ज़्यादा इसे नापसंद करती थी, नाखुश थी इससे। ऐसा बताते थे चंगेज़ खान ऐसा राजा था कि पूरे मंगोलिया क्षेत्र में इसके लाखों वाइफें भी थी, हज़ारों वाइफें, लाखों के ज़्यादा बोल दिया मैंने, हज़ारों वाइफों के आधार पर ये घूमता था। ये इसकी हर एक क्षेत्र में वाइफ थी, हर जगह इसके बच्चे थे। मतलब ये मान के चलो कि इस बंदे की करतूतें भी बहुत ज़्यादा बुरी रही, इतना ज़्यादा करतूतें इसकी बहुत ज़्यादा क्या रही सर, बुरी रही थी इसने। इस बंदे के बारे में सभी लोगों ने धारणा बनाई कि अगर ये कहीं गलती से भी हमें अकेला मिल गया तो इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। प्रजा ऐसा सोचती थी इसके बारे में। तो ये बातें ना इसको पता लग गई, मुंगेल के राजा चंगेज़ खान को पता लग गई। तो इसने क्या काम किया, इसने बोला कि अपने सेनापति को बोला कि महाराज आप इतना सोच विचार क्यों रहे हैं। तो चंगेज़ खान कहता है कि देख, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं, कि मैं जब मरूं तो जितने लोग मुझे दफनाने जाएं उन सब की गर्दन धड़ से उड़ा दियो, किसी जिंदा मत छोड़ियो, क्योंकि कोई भी जिंदा रहेगा तो वो मैं जानता हूं उसका अंजाम क्या होगा। तो कहता है ठीक है महाराज, जब आप मरेंगे तो उसी समय जितने लोग आपको दफनाने जाएंगे उन सबको मार देंगे। तो ऐसा बताते हैं कि ये 1221 के बाद 1226 में इसकी डेथ होती है चंगेज़ खान की। कहीं 26 होगा, कहीं 28 होगा, देख लेना आप लोग। 1228 में जब ये मरा तो ऐसा बताते हैं जब इसे मंगोल क्षेत्र में दबाने के लिए 4 आदमियों का कंधा मिला और बहुत सारे लोग इसके पीछे पीछे जा रहे थे दफनाने के लिए, बहुत सारे लोग। तो एक सेनापति भी गया था जो कि इसको बोलता है कि हाँ, जिससे इसकी बात हुई थी चंगेज़ खान की कि ठीक है महाराज आप उसकी टेंशन मत लो, जो भी जितने लोग दफनाने जाएंगे मैं उनको कोई भी किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ूंगा। ऐसे कहते हैं दफनाने जब इसको गए, किसको सर, चंगेज़ खान को जब दफनाने गए, तो जब दफना के जब यह आ रही थी प्रजा बड़ी खुश थी। कहते हैं वाह, बोझ हट गया हमारे दिमाग से, अब नहीं बचना चाहिए, अब आएगी खुशी की लहर। उतने में कहता है खुशी की लहर नहीं, खून की लहर आएगी अभी थोड़ी देर में। इनने निकाला पूरे के पूरे चाकू तलवार। कहता है यही लोग थे जो दफना के खींच के मारा, कैट गर्दन काट दी। फिर ये उल्टा दफना के आ रहा था उन लोगों को, जितने इनको दफनाने गए थे फिर ये दफन हो के आए। कौन दफना रहा था ना सर इनको, ये दफनाने गया था इन्हीं का ये राजा। आखिर ऐसा काम क्यों किया इसने, ऐसा क्यों बोला सर कि जितने लोग मुझे दफनाने जाए उन सभी को जिंदा मत छोड़ना। ऐसा इसलिए कहा कि इसको पता था कि मेरी प्रजा मुझसे बहुत परेशान है, और अगर कहीं ये दफनाने के बाद प्रजा या गाँव के अंदर जाके हल्ला बोल दें कि जी हमने चंगेज़ खान को इसी जगह दफनाया था, तो इसकी कब्र को भी शांति से रहने नहीं देंगे। इसी वजह से उसने बोला था कि मेरी कब्र का इतिहास आज तक किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो यही राजा है दिल्ली सल्तनत का जिसका आज तक मुंगेलों के राजा के बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है जी प्यारे बच्चे, इसी के बारे में आज तक किसी को नहीं पता। इसी के बाद इसने क्या काम किया सर, 1221 के बाद एंट्री मारते हैं सर। इसी के टाइम पीरियड के बाद इसी ने एक क्या शुरू किया सर, एकता प्रणाली का सिस्टम शुरू किया। एकता सिस्टम भारत में कौन लेकर आया प्यारे बच्चे, वो भी लेकर आएगा चंगेज़ खान, इल्तुतमिश। ये एकता सिस्टम क्या होता है, सपोज करो एक ये क्या है सर, एक ये बैटल ग्राउंड है, ये आप कह सकते हैं एक मैदान है। ये मैदान सपोज करो दिस इज अ ग्राउंड। इस ग्राउंड में क्या है कि इस ग्राउंड में एक सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर मेरी सेना हो गई और यहाँ पर कोई राज नाम का बंदा है उसकी सेना हो गई, और मेरी सेना आप लोग हो, जो आप लोग मेरे ऑडियंस जो आप लोग देख रहे हो, आप मेरी सेना हो गई। मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या आप लोग मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। आपने कहा जी महाराज दे देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, सही है ये दो बंदे मेरे लिए। इनके भी ऐसा बताते हैं कि आपस में किसी बात को लेकर मेरे और इस राज के बीच में बहस हो गई थी, इस राज नाम के राजा से और मेरे राजा के मेरे से बहस हो गई। बहस होने की वजह से रिजल्ट ये आया कि
ये दोनों ने कहा कि इसने अपने प्रजा की तारीफ़ करी। मैंने कहा नहीं, मेरी प्रजा जो है वो लाख गुना अच्छी है आप लोगों से, अच्छे हो ना आप लोग मेरे लिए। मैंने आप लोगों को एक तरीके से बोला कि जी लड़वा लो मेरी प्रजा से आपकी प्रजा को, देखते हैं कौन जीतता है। हम दोनों के बीच में एक मैच फिक्स हो गया लड़ाई का, और मैच फिक्स करने के लिए हमने एक वेन्यू चुना जिस जगह लड़ेंगे। सपोज करो कोई ग्राउंड ले लेते हैं, सपोज करो गांधी ग्राउंड ले लेते हैं, गांधी ग्राउंड। इस गांधी ग्राउंड में हमने मैच फिक्स कर लिया, ठीक है जी। मैच फिक्स करने के बाद ये अपनी सेना लेके लड़ने आया, मैं अपनी सेना लेके लड़ने आया, और इसी जगह पे हमने क्या किया, युद्ध कर लिया। युद्ध करते समय क्या हुआ कि मैं गया इस साइड से और ये गया इस साइड से, ठीक है जी। मैं गया इस साइड से और ये गया इस साइड से, आपस में लड़ाई हो गई। इतनी तगड़ी भिड़ंत हुई कि हम दोनों ने इन दूसरे को, इनकी पूरी की पूरी सेना को, राज की पूरी सेना को मार दिया। जैसे ही मार गिराने के बाद ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक आए, हमारे भी हाथ पैर टूटे, गर्दन वर्दन उखड़ी पड़ी, ऐसे आए। तो आप लोगों ने ज़्यादा मेरे से बोला, फिर आप लोगों ने कहा कि महाराज पूरी हेल्प करिए, आपकी पूरी की पूरी प्रजा को या पूरी की पूरी सेना को हमने अपनी पूरी की पूरी टीम को अपनी जान पे खेलकर अपने जिताया है, तो बताओ कुछ तो बनना चाहिए ना हमारा। मैंने कहा यार आप लोगों ने तो कहा था आप मेरे लिए जान भी दे सकते हो, अब आप मेरे से सैलरी मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो। कहते हैं महाराज कुछ तो रिवॉर्ड होना चाहिए ना, हमने इतनी मेहनत की आपको जिताने में, कुछ तो बनता है हमारा। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ बनता है तो एक काम करो, जिस ज़मीन पर हमने युद्ध किया है ना, गांधी ग्राउंड, अब ये तो हमारी हो गई क्योंकि युद्ध के ज़रिए इस ज़मीन को जीत लिया। अब जीत लिया तो एक काम करो, जितने लोग हो आपस में बांट लो। इसी ज़मीन के बंटवारे को वेतन के रूप में क्या बोलते थे, एकता प्रणाली। तो यानी कि ये राजा जो था अपनी प्रजा को वेतन के रूप में क्या देता था, ज़मीन के टुकड़े देता था, और इसी को ज़मीन के टुकड़ों को देने को एकता प्रणाली कहते थे। जो देता था उसे इख्तियार बोलते थे, और जिस सिस्टम को दिया जाता था, जिस सिस्टम के अंदर दिया जाता था उसे एकता सिस्टम बोलते थे। एकता सिस्टम भी इसी ने चलाया। इसी के बाद एक और सिस्टम चलाया जिसको बोला गया प्यारे बच्चे तुर्कान-ए-चहलगामी बोला गया। ये तुर्कान-ए-चहलगामी क्या होता है सर? तुर्कान-ए-चहलगामी कभी पूछा जाए तो बता देना 40 गुलामों का दल या दल 40 सा कहते हैं। एक दिन मैंने आप लोगों से ही पूछ लिया कि सपोज करो मैं इल्तुतमिश हूँ, आप मेरी प्रजा हो, आप मेरे सेनापति हो, कमांडर्स हो, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक दिन मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि बताइए आप लोग में से कितने लोग मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं? मैं भी दूंगा सर, मतलब ऐसे करके बोलने लग गए। कहने लगे नहीं सर आजमा लीजिए। मैंने कहा आजमाना तो पड़ेगा, बोलने वाले तो सब बोलते हैं, बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं चांद तोड़ के ले आऊँगा तुम्हारे लिए, थोड़ी ना चले जाते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा भरोसा तो एक बार करना पड़ेगा, लेकिन एक बार टेस्टिंग भी ज़रूरी है। एक पुतला पड़ा था, ऐसी गर्दन काट दी शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसी काटी आधे बंदे भाग गए। मैंने कहा ये देंगे मेरे लिए जान, बताओ। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खां पे खड़े रहे। मैंने कहा इन बंदों को इसी में भर्ती किया जाए, और उनके लिए दल बनाया जिसका नाम दिया गया तुर्कान-ए-चहलगामी दल 40। ये 40 गुलामों का मेन बंदे बनाए, कमांडर बताया, और कहा कि ये वो बंदे होंगे जो मेरे लिए अपनी सच में जान दे सकते हैं, इन बंदों को भर्ती किया जाए। उन्हीं के लिए बनाया गया सर क्या, तुर्कान-ए-चहलगामी नाम का एक बड़ा सा एक तरीके का क्या डिपार्टमेंट। प्यारे बच्चे याद रखोगे। तुर्कान-ए-चहलगामी के बाद ये चीज़ें फेमस हुआ, और ऐसा बताते हैं इसी के टाइम पीरियड में सुल्तानगढ़ी का मकबरे की क्या हुई सर, इसी के टाइम पीरियड में बनेगी सुल्तानगढ़ी का टॉम्ब। सुल्तानगढ़ी का टॉम्ब सबसे पहला किसने बनवाया सर? तो इल्तुतमिश। आपसे बोला जाए सर टॉम्ब आर्किटेक्चर का फाउंडर कौन होता है? टॉम्ब आर्किटेक्चर का फाउंडर भी इसी को माना गया। आर्किटेक्चर मतलब होता है सर इसका जो मेन बनाने वाला बंदा कौन था, सुल्तानगढ़ी टॉम्ब। तो आप बोलेंगे सर इसको बनाने वाला बंदा इल्तुतमिश को माना जाता है। तो टॉम्ब आर्किटेक्चर का फाउंडर भी इसी को माना गया। और क्या क्या काम किया सर इसने, इल्तुतमिश ने? तो यहीं से लिखेंगे। और भी इसके समय पे जो काम किए गए वो नोट करेंगे प्यारे बच्चे। इसी के समय पे इसने क्या चलाया था सर, इसी ने न्याय का घंटा बांधा। न्याय का घंटा ये क्या होता है सर? दिस इज कॉल्ड जस्टिस बेल बोलते हैं। न्याय का घंटा इसने बांधा था शाहबुर्ज पे। शाहबुर्ज पे बांधेगा तो न्याय की जंजीर होगा। कभी पूछा जाए न्याय की जंजीर किसने बांधी? जहांगीर ने बांधी। न्याय का घंटा किसने बांधा सर? इसने बांधा। इसने एक घंटा लटकाया था, एक जस्ट लाइक अ बेल, और वो बेल ऐसा लटकाया था कि उस बेल को एक वो इंसान बजा सकता है जिसने लाल कपड़े पहने होंगे। ऐसा बताते हैं इसने अपनी प्रजा के लिए एक तरीके से क्या, इंसाफ के लिए क्या किया, इंसाफ के सिस्टम को एक तरीके से तैयार किया। इसने कहा मेरी प्रजा को अगर किसी भी तरीके की तकलीफ होगी, तो अगर किसी को न्याय चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, मेरे दरबार के बाहर इसने घंटा लटका दिया
कहते हैं कि अगर किसी को न्याय चाहिए होगा तो वो घंटे को दबाएगा या घंटे को पूरी तरीके से बजाएगा, तो एक सेनापति दौड़ता हुआ आएगा और वो उनसे प्रॉब्लम पूछेगा। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन हुई तो वो सेनापति जाके राजा को बताएगा। राजा कहेगा अलाउ कर दो उनको आने के लिए। जैसे ही अलाउ करेगा उसका न्याय कर दिया जाएगा। इसी को न्याय का घंटा बोलते थे। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी क्या है, लाल कपड़ा पहनना जरूरी है, ऐसे नहीं बजा सकता। तो ये रूल एंड रेगुलेशन था, न्याय का घंटा बांधा। और क्या काम किया सर, तो ऐसा बताते हैं कि इसी के टाइम पीरियड में कुछ दरबारी कवि थे इसके। कभी पूछा जाए सर इसका दरबारी कवि भी कोई था? हाँ, इसका दरबारी कवि कौन था? हसन निज़ामी बोल सकते हो, हसन निज़ामी। हसन निज़ामी ये इसके दरबारी कवि थे प्यारे बच्चे, ठीक है जी। यही जो था, इसी के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ सर, इल्तुतमिश जो था 1236 में क्या हो जाता है सर, इसका वो दिन आ गया जिसमें इसकी क्या चल रही थी, आखिरी सांसें। आखिरी सांसें चल रही थी, तो आखिरी सांसें लेते वक्त ही क्या हो गया सर, 1236 में इसकी क्या हो गई सर, डेथ हो जाती है, मर जाएगा ये। जैसे ही मरता है तो उसके कहे हुए मुताबिक इसकी बेटी को क्या बनना चाहिए था, दिल्ली का अगला सुल्तान। लेकिन धोखे से बन जाता है इसका भाई, जिसका नाम होगा रुकनुद्दीन फिरोज। देखो ध्यान से, इसीलिए रज़िया सुल्तान से पहले नाम किसका आ रहा है, रुकनुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर इनके आगे की घटना के बारे में। गुलाम वंश को खत्म करने की कोशिश करेंगे 3 से 4 पार्ट के अंदर, और उसी के बाद एंट्री मारेंगे खिलजी वंश पे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। सभी को प्यारे बच्चे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद गौरव के साथ। सभी को दिल से धन्यवाद।